In the last class, we were doing ocean route कर रहे थे हम लोग, समुद्री मार्ग कर रहे थे. That was completed. Today we will do internal waterways. Internal waterways यानी आंतरिक जलमार्ग. आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या है? जैसे आपने अब इसके पहले पढ़ा, ओशियन वाटरवेज, ओशन जल मतलब जो समुद्री जलमार्ग है वो पढ़ा था. समुद्री जलमार्ग के बाद अभी हम लोग करेंगे आंतरिक जलमार्ग. मतलब दो भागों में बांटा गया है जलमार्ग को. एक होता है समुद्री, दूसरा होता है आंतरिक. आंतरिक का मतलब क्या होता है? जो स्थल भाग के अंदर, जैसे आप मान लो एक कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो. इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, झील हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं और कैनाल्स हैं. तो उसके उसके अंदर अगर कोई जलमार्ग बनाया गया है तो उसको आंतरिक जलमार्ग कहा जाए. मतलब रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स का यूज करने वाले जो भी वाटरवेज हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल वाटरवेज. नदियां, झील, नहर का प्रयोग करने वाले जलमार्ग को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं. पहले क्या होता था? एंशिएंट टाइम में सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई, सभ्यता की जब शुरुआत हुई, तो आप सभी जानते हैं कि ये नदी घाटियों में ही हुई, रिवर वैलीज में ही हुई. तो प्राचीन काल में आंतरिक जलमार्ग का बहुत इंपॉर्टेंस था. पहले रेल और सड़क मार्ग तो बना हुआ नहीं था, या इसका इंपॉर्टेंस कम था. तो इसीलिए जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे. तो इसके लिए जो आंतरिक जल मार्ग, जो इंटरनल वाटरवेज है, ये जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है, इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं. मतलब क्या कारक है कि इसका विकास होगा? मतलब कुछ आवश्यक दशाएं चाहिए ये आंतरिक जलमार्ग को बनने के लिए. तो क्या चाहिए इसके लिए? जैसे आप आंतरिक जलमार्ग की बात करें हम, कि कोई भी नदी के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो. जैसे आप इलाहाबाद से बनारस जा रहे हो वाया वाटरवेज, तो वहां कौन सा वाटर है, कौन सा रिवर है? गंगा रिवर. तो इलाहाबाद से बनारस जाते हो गंगा रिवर, मतलब इंटरनल वाटरवेज के द्वारा. तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उसमें पानी होना चाहिए. अगर पानी नहीं है, नदी में जल नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, कम है, तो उस एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं जा सकते. तो इसके लिए इंटरनल वाटरवेज के लिए, इसका इसका डेवलपमेंट के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं. ये है कि वो नदी हमेशा वाटर फिल्ड होनी चाहिए, 12 मासी नदी होनी चाहिए. तो और इस नदियों में देखा जाता है कि जनरली नदियों में क्या होता है कि कुछ कुछ नदियों में रेनी सीजन में पानी बहुत ज्यादा होता है और बाकी सीजन में पानी नहीं होता है. जनरली आप पढ़े होंगे इन साउथ इंडियन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स में, कि समर सीजन में वाटर का अवेलेबिलिटी या जल की मात्रा कम हो जाती है उसमें, और रेनी सीजन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वॉल्यूम ऑफ रिवर वाटर बढ़ जाता है. तो ऐसे में तो सालों भर वाटरवेज नहीं चल पाएगा, या सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे. इसमें एडिक्वेट वाटर होने चाहिए सालों भर, तभी जाके वाटरवेज काम करेगा. तो सिर्फ रेनी सीजन में पानी रहेगा, बाकी सीजन में पानी रहेगा नहीं रहता है. तो ये इट इज नॉट फेवरेबल फॉर इंटरनल वाटरवेज का डेवलपमेंट के लिए. आवश्यक दशाएं ये जरूरी है कि उसमें पानी होना चाहिए. दूसरा ये है कि अगर नदी किस रास्ते से बह रही है. अगर आप देखो, इमेजिन करो कि हिमालय से नदी निकलती है, तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, और भी कई सारी नदियां निकलती है. तो अगर वो नदी वाटरफॉल्स होते हुए जाएगा, बहुत सारा रैपिड्स और खड्ड बनाते हुए जाती है, तो अगर उस तरीके का मार्ग हो तो उसमें शिप नहीं चलाया जा सकता है. क्योंकि अगर शिप उसमें जाएगा तो वो उलट जाएगा या पलट जाएगा. तो अगर बहुत अनड्यूलेटिंग लैंड है, ऊपर खाबर धरातल है अंदर में, मतलब नदिया के अंदर, तो नदी का जो मार्ग है, जो वे है, वो ठीक तरीके से फेवरेबल नहीं होगा बोट चलाने के लिए या शिप चलाने के लिए. इसीलिए उसका जो धरातल है वो लगभग थोड़ा सा सपाट या प्लेन होना चाहिए. तीसरा ये कंडीशन होना चाहिए, जैसे आप नदी बहते हुए देखते हो, अगर आप उसका जीपीएस या सैटेलाइट पिक्चर देखोगे किसी नदी का, तो देखोगे कि वो ऐसा स्नेक जैसा बहती है, ऐसा ऐसा गोल गोल स्नेक जैसे चलते हुए, जिसको बोलते हैं मियांड्रिंग, विसर्पन बोला जाता है इसको. तो नदी में अगर बहुत ज्यादा विसर्पन हो रहा है, मियांड्रिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा घुमावदार नदियां हैं, तभी भी वो ये वाटरवेज यानी इंटरनल वाटर्स में जहाज चलाना, शिप चलाना थोड़ा मुश्किल होगा. क्योंकि अगर सीधा मार्ग रहेगा तभी उस पे जलमार्ग बन सके.
इसीलिए बहुत ज़्यादा विसर्पित या meandering वाला रिवर भी कम होना चाहिए। चौथा ये कंडीशन है कि नदियों का जो मुहाना है, माउथ ऑफ द रिवर, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है, समुद्र का जो ट्रैफिक है, आंतरिक यातायात से जोड़ा जोड़ा जा सके। और नेक्स्ट ये कंडीशन होना चाहिए कि विंटर सीज़न में क्या होता है, कुछ-कुछ नदियाँ में बर्फ जम जाती है, या कुछ-कुछ झीलों में बर्फ जम जाती है। तो ये बर्फ से मुक्त रहेंगे, ये फ्री फ्रॉम आइस रहेगा, तभी जाके इस पे तो शिप चल सकेगा। अगर पूरा बर्फ जम गया, तो उस पे तो जहाज या शिप नहीं जा सकता। तो विंटर सीज़न में रिवर्स शुड बी फ्री फ्रॉम आइस, और जो जम जाता है, बर्फ से मुक्त होना चाहिए। अब ये तो हो गया कुछ आवश्यक दशाएँ, ये बातें होनी चाहिए फॉर इंटरनल वाटरवेज़। उसके बाद व्हाट आर द मेरिट ऑफ इंटरनल वाटरवेज़, क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो आंतरिक जलमार्ग के पहला फ़ायदा ये है कि जितने भी हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 प्रकार बताया गया है। लैंड ट्रांसपोर्ट स्थल मार्ग, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल मार्ग, और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु मार्ग, और चौथा है पाइपलाइन। तो ये जो हम लोग जल मार्ग पढ़ रहे हैं, इसमें जो जितना भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें सबसे चीपेस्ट है, यानी सबसे सस्ता है वाटरवेज। और मतलब भारी वस्तुओं को भी उठा के ले जा सकता है, यानी अगर कोई हेवी मशीनरी आइटम है, या फिर कुछ ऐसा कोयला है, लोहा का सामान है, लकड़ी है, ये सब को ढोने के लिए सबसे चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज। और दूसरा ये है कि जब रेल मार्ग और सड़क मार्ग की तरह इसमें कोई रो मतलब वेज बनाना नहीं पड़ता है, कोई मार्ग बनाना नहीं पड़ता, रूट बनाना नहीं पड़ता। जैसे रेल मार्ग आपको ट्रैक बनाना पड़ेगा, ट्रैक को बिछाना पड़ेगा। उसके बाद सड़क मार्ग में भी आपको रोड को बनाना पड़ता है, मेटल रोड जैसे है, तो उसको बनाया जाता है। तो इसके तरह जैसे रोडवेज और रेलवेज हैं, उसी के जैसे जलमार्ग में कोई ऐसा रोड बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, विशेष रूट बना मतलब रूट तो रहता है, लेकिन कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होता है कोई ऐसा स्पेशली। और तीसरा ये हो सकता है कि अगर नदियाँ कोई बहुत थिक फॉरेस्ट से होके गुजरती है, बहुत घने वनों से होके गुजरती है, तभी भी एक परिवहन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। उसमें तो कोई रेलवेज़ या परिवहन नहीं बना हुआ है। लेकिन ये नदी के माध्यम से, इंटरनल वाटरवेज़ के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, इन द थिक फॉरेस्ट आल्सो। अब इसका क्या डिमेरिट है, क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा? तो ये एक तो ये है कि इंटरनल वाटरवेज़ जो थोड़ा धीरे गति से चलती है, थोड़ा धीमे चलती है, स्लो मोशन में चलती है। और टाइम अधिक लगेगा, टाइम टेकिंग है। अगर मान लो कोई ऐसा सामान ले जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाने वाला है, या ये हम लोग जल मार्ग के द्वारा नहीं ले जा सकते। दूसरा ये कि बहुत सारे नदियों को यातायात के योग बनाने के लिए उनका जो बेड है, मतलब उसके नीचे जो है उनका तल है, वहाँ से बहुत सारा सैंड, सॉइल, जो भी सेडिमेंटेशन हुआ है धरातल के अंदर, यानी बेडिंग प्लेन ऑफ रिवर, नदी के तली में जो भी सैंड और क्ले जमा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तब जाकर करके उसमें जल मार्ग के द्वारा शिप्स को चलाया जा सकता है। तो या फिर उसमें कोई नहर बनाना पड़ेगा, कैनाल बनाना पड़ेगा। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम है, इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा अगर कैनाल हम बना रहे हैं उसमें तो। चौथा ये है कि अगर नदियों में बाढ़ आता है हर साल, या कम पानी होता है, तो अगर पानी का इनफ्लो जो है वो कम या ज़्यादा होने से ये वाटरवेज़ में हमेशा ऑब्स्टेकल होगा। कभी ज़्यादा हो जाएगा पानी, या कभी बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी एक ऑब्स्टेकल है फॉर इंटरनल वाटरवेज़। तो ये कुछ दशाएँ हैं और मेरिट एंड डिमेरिट है फॉर इंटरनल वाटरवेज़। अब हम लोग देखेंगे पूरे विश्व में आंतरिक जलमार्ग का क्या वितरण है? व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल वाटरवेज़? तो अगर पहला हम लोग देखें उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो विश्व का आंतरिक जलमार्ग जो है, बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है।
उसमें पहला है, अगर पहला हम लोग देख रहे हैं उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो उसका इंटरनल यानी आंतरिक जलमार्ग अगर हम देखें, तो उसमें एक आप देखते हो कि वहाँ पे लेक है, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे ग्रेट लेक्स जो है, वहाँ से एक और नदी गुजरती है, सेंट लॉरेंस नदी। तो नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट लेक्स को सेंट लॉरेंस नदी से मिला दिया जाए, तो वो विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनल वाटरवेज का निर्माण किया जा सकता है। तो ग्रेट लेक्स याद रखेंगे, ग्रेट लेक्स जो है वो 5 नदियों से मिलके बना है। वो कौन-कौन सा रिवर है? वृहत झील जिसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका और इन इट इज़ इन यूएसए। तो वृहद झीलों में जो 5 लेक है, जो 5 लेक्स है इन ग्रेट लेक्स, उसमें पहला नाम है सुपीरियर, लेक सुपीरियर, देन लेक मिशिगन, देन लेक ह्यूरॉन, देन लेक ओंटारियो, देन लेक ईरी। तो ये 5 झील हैं, 5 अम, लेक हैं इन ग्रेट लेक्स। इसको पाँचों को मिला के ग्रेट लेक्स बोला जाता है। तो ये जो वृहद झील है, ग्रेट लेक्स है, और वहां से एक और नदी टच होती है, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस का जो है वहां से एक नदी होते हुए गुजरती है। तो इसके आसपास वाले एरिया में आप देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल, ये बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्षेत्र। तो अगर ये जलमार्ग बन बन गया है, इसको यूज करने के लिए बेसिकली सामान को ले जाने के लिए Okay, we were doing internal waterways of the world. इसमें पहला हम लोग उत्तर अमेरिका का ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जलमार्ग को डिस्कस कर रहे थे। ग्रेट लेक्स यानी वृहद झील, इसमें 5 झील आते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी। और वहां से एक नदी भी है, सेंट लॉरेंस नदी। और ये जो क्षेत्र है, इट इज वेरी रिच एरिया, मतलब यहाँ पे संसाधन से भरपूर है ये क्षेत्र। और ये जो महान आंतरिक जलमार्ग पर एक्चुअली पोर्ट भी बनाए गए हैं, ताकि सामान को इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा सके। तो ये जो वृहत झील वाला क्षेत्र है, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, तो उसके आसपास एग्रीकल्चर भी होता है, फॉरेस्ट भी है, और मिनरल्स की दृष्टि से भी इट इज वेरी प्रॉस्पेरस एरिया, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे इसीलिए उद्योगों का विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट, क्योंकि मिनरल्स है, संसाधन है, तो उद्योगों का भी विकास हुआ है। तो इसी कारण से दैट इज व्हाई दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल वाटरवेज। और झीलों को आपस में मिलिए, पांचों झील अगर आपस में मिलाने के लिए ये यहाँ पे नहर को बनाया गया है। तो एक और ये तो हो गया वृहद झील और सेंट लॉरेंस। दूसरा एक है मिसिसिपी रिवर, आप सुने होंगे मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी भी उत्तर अमेरिका का एक प्रमुख नदी है, एक इम्पोर्टेंट रिवर है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ओहियो है, मिसौरी है, रेड रिवर है, एलिनास है। तो मिसिसिपी नदी में मतलब इसका स्टार्टिंग से लेकर के माउथ से लेकर के ये जो सेंट पॉल तक लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तक जहाज जा सकता है। तो मिसिसिपी और ओहायो नदी जो है, वो उसको जोड़ दिया गया है ग्रेट लेक के साथ, वृहद झील के साथ, और वहां के कैनाल से जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। तो मिसौरी नदी मुख्य रूप से मिसिसिपी नदी के साथ सेंट लुई स्थान पे मिलती है। सेंट लुई एक जगह है जहाँ पे मिसौरी रिवर मिसिसिपी से मिलती है। और आप सभी को मालूम है कि वहाँ एक रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन्स एरिया है इन नॉर्थ अमेरिका, और इन वी कैन से इन यूएसए। तो रॉकी माउंटेन का जो फुट हिल्स है, वहां तक उसको यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है, नदी मार्ग के द्वारा यानी जल मार्ग के द्वारा। तो मिसिसिपी नदी और वृहद झील के बीच इलिनायस नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग रिवर है, मिसिसिपी और वृहद झील के बीच इलिनायस नदी। तो ये जो वाटरवेज है नॉर्थ अमेरिका का, इंटरनल भागों को, इंटरनल एरियाज को मेक्सिको की खाड़ी तक मिलाता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको वहां से तक जोड़ता है। और इसी वाटरवेज के माध्यम से, यही जलमार्ग के द्वारा ही
बहुत सारे मिनरल्स को ढोया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वहाँ से ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब हम आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में देयर मेनी कंट्री, बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे आंतरिक जलमार्ग को विकसित किया गया है, इंटरनल वाटरवेज को विकसित किया गया है। तो यूरोप में जो कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड, यूके और बहुत सारे यूरोपियन, रशिया में इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया गया है। तो वहाँ पे कौन-कौन सा रिवर है यूरोप में? तो राइन रिवर है, रोन है, सीन रिवर है, म्यूस है, वेरुर, एम्स, ऑडर, डैन्यूब रिवर, नीपर, डॉन एंड वोल्गा नदी। तो ये सब नदियों को आंतरिक जल परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट रिवर है, इट इज़ राइन रिवर। तो राइन नदी जो है यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप और यह विश्व की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली नदी है। तो ये जो राइन रिवर है, इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप के हृदय स्थल में बहती है, मतलब उसका मिड एरिया सेंटर पार्ट में बहती है। और वहाँ कौन-कौन सा है? राइन रिवर कहाँ-कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में, नीदरलैंड में। ये जगह इसको मतलब कनेक्ट करता है जलमार्ग के द्वारा। और ये उत्तरी सागर की रॉटरडम, रॉटरडम है आपका नीदरलैंड में। तो आप अगर वर्ल्ड मैप है तो यू कैन सी इन वर्ल्ड मैप, उसमें देखोगे उत्तर सागर, नॉर्थ सी के पास रॉटरडम है नीदरलैंड में। वहां का पोर्ट से स्विट्जरलैंड तक एक मतलब वाटरवेज बनाया गया है। स्विट्जरलैंड का बास्ले तक 700 किलोमीटर लंबा नेविगेबल वाटरवेज है। और ये यूरोप का इट इज वेरी डेवलप्ड एरिया है और बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, औद्योगिकृत क्षेत्र है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी इट इज वेरी रिच, बहुत अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसीलिए और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को ये जल परिवहन भी प्रदान करता है, सुविधा देता है। और विश्व का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जल मार्ग है। और हर साल मतलब एवरी ईयर 20,000 से अधिक समुद्री जलयान जो है इस मार्ग में जाते हैं, एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे आदान-प्रदान करते हैं। और राइन रिवर की बात कर रहे थे हम लोग, तो नॉर्थ राइन में आप आ जाएँगे, उत्तर भाग में, उत्तर राइन में, तो नीदरलैंड्स का जो रॉटरडैम है और एंटवर्प, दीज़ आर 2 मेन पोर्ट ऑफ दीज़ रिवर। नीदरलैंड्स का रॉटरडैम और एंटवर्प मेन पोर्ट है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राइन नदी को नहर के द्वारा भी जोड़ा गया है, नहर के द्वारा भी मिलाया गया है रोन और डैन्यूब से। तो रोन और डैन्यूब भी इट इज़ आल्सो अ रिवर। तो राइन को रोन और डैन्यूब से मिलाने के लिए कैनाल के माध्यम से उसको मिला दिया गया है नहर के द्वारा। और इसी तरीके से उत्तर सागर यानी नॉर्थ सी को इंटरनल वाटरवेज के द्वारा ब्लैक सी है और मेडिटेरेनियन सी है। यू कैन सी इन एटलस ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी उसको कनेक्ट किया गया है। और भी कई सारे नदियों को नहर के द्वारा, कैनाल के द्वारा राइन नदी से मिलाया गया है। मतलब सीन है, वेसर है, एल्ब है, ओडर है, ये सब नदियां नहर के द्वारा, कैनाल के द्वारा राइन नदी से कनेक्ट किया गया है। और राइन नदी को रोन नदी से मिलाती है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन यूरोप। और ये व्यापार की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नदी मार्ग के द्वारा बहुत सारे हेवी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग ले जा सकते हैं। तो यूरोप का ये हार्ट में है, यूरोप का हृदय स्थल में बहती है, हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है ये। और ये इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कमर्शियल एरिया कह सकते हैं, प्राइवेट पॉइंट ऑफ यूरोपियन मार्केट। तो ये हो गया राइन रिवर। दूसरा है डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब भी एक नदी का नाम है। ये एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, एक इम्पोर्टेंट इंटरनल वाटरवेज है और इसको ईस्टर्न यूरोप को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। डेन्यूब का जब आप स्थिति देखोगे, लोकेशन देखोगे इन एटलस, देखोगे ईस्टर्न भाग तक इसका सर्विस दिया जाता है, ईस्टर्न भाग। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के बहुत सारे कंट्री होते हुए
ईस्ट की ओर बह रही है, पूर्व की ओर जा रही है। और यह टारना सेवेरियन तक इसको ये नेविगेबल है। उस इस नदी मार्ग के द्वारा यानी डेन्यूब जल मार्ग के द्वारा बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे सामान। व्हीट है, मक्का है, ये फर्नीचर, लकड़ियाँ हैं और बहुत सारे मशीनरी आइटम हैं, इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तीसरा नदी है वोल्गा नदी। इट इज़ वेरी फेमस, वोल्गा नदी आप सुने होंगे। तो वोल्गा नदी ईस्टर्न यूरोप का मेन नेविगेबल रिवर है। आप रशिया में भी है, रशिया में आप सुने होंगे वोल्गा नदी। तो ये उसके अलावा ये जो पूर्वी यूरोप का जो मुख्य इट इज़ मेन नेविगेबल रिवर, जहाँ पे वोल्गा, डॉन, नीपर, ड्वीना, निस्तर आदि इत्यादि नदियाँ हैं। और ये सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा नदी है, यानी कि इसकी लंबाई है 3840 किलोमीटर। तो ये अ, वोल्गा नदी आगे जाकर के मतलब ये वोल्गा डॉन नहर से जोड़ दिया गया है और ये वोल्गा डॉन नहर मॉस्को और ईस्टर्न यूक्रेन के बीच इंटरनल वाटरवेज का नेविगेशन होता है इसके बीच। रूस में, रसिया में मॉस्को एक सेंटर पॉइंट है। वोल्गा नदी का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से जा रही है, ये इट इज़ वेरी डेंस पॉपुलेटेड एरिया एंड इन वेरी रिच इन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नदी जल मार्ग जो है इंटरनल वाटरवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं एशिया में। एशिया में एशियन कॉन्टिनेंट में आइएगा तो अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां कहाँ पे है? चाइना और भारत में, चीन एंड इंडिया में है। तो चाइना यानी चीन में बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, इसमें से कुछ मुख्य नदी जो है हुआंग है, चांगजियान है और जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सिचुआन रीजन, सिचुआन प्रदेश। तो यहाँ पे चांगजियान डेल्टा क्षेत्र से जुड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए हैं एक-दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। और इंडिया में आ जाएँ तो इंडिया में गंगा रिवर रिवर इज़ मेन रिवर और इसको मतलब नाव चलाने मतलब नाव नहीं बोल सकते, शिप बोल सकते हैं। तो इंटरनल वाटरवेज में जैसे आपको आना है इलाहाबाद से बनारस तो यू कैन कम बाय शिप से आ सकते हो। फिर पटना तक भी बना हुआ है। बनारस से पटना भी आप ये इट इज़ नेविगेबल। उसके बाद थोड़ा-सा मुश्किल है। तो वो सुंदरवन से होकर भारत और बांग्लादेश के बीच स्टीमर भी चलाया जाता है, आप सभी जानते हैं गंगा नदी में ही। उसके अलावा केरल जो कि अब साउथ इंडिया का एक राज्य है, जिसका बैक वाटर है, जहाँ पे वेम्बनाड लेक है, आप पढ़े होंगे इन योर 11th क्लास। तो केरल में का जो पश्च जल भाग है यानी बैक वाटर है, वहाँ पे अभी भी आप हाउस बोट देखे होंगे या न्यूज़ में देखते होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे या पढ़े भी हो, हाउस बोट चलाया जाता है वहाँ पे। तो ये समुद्री का ही जो क्षारण है, जो पश्च जल है, बैक वाटर है, उसमें हाउस बोट चलाया जाता है जो कि एक एज़ अ होटल्स भी यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट के रूप में यूज़ करते हैं और टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। मतलब उस लेक पे वो चलता-फिरता घर है। अंदर में सब कुछ घर जैसा है लेकिन वो पानी के ऊपर तैर रहा है। उसी प्रकार का आप देखे होंगे डल झील में, जो कि जम्मू कश्मीर। तो भारत का देखा जाए तो इसका कोस्ट लाइन बहुत लंबा है, कोस्टल एरियाज़ ज़्यादा है। आप जानते हो कि ये 3 क्षेत्रों से समुद्र भागों से घिरा है। एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, दूसरा अरेबियन सी है एंड इंडियन ओशन है। तो भारत की का जो कोस्ट लाइन है इट इज़ वेरी लॉन्ग, लगभग 7000 किलोमीटर है और इसी यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स और सामान्स को, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कोस्टल एरिया से भी मतलब सेवाएँ दी जाती हैं। उसके बाद आ जाइए दक्षिण अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में मेन रिवर इज़ अमेज़न रिवर। याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी मुख्य नदी है और इसका कुछ ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक नदियाँ भी हैं और इसमें टोटल जो इंटरनल वाटरवेज़ डेवलप किया गया है, लगभग 60,000 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है और ये इसमें समुद्री जहाज अंदर तक ले जाए जाते हैं, लगभग 1600 किलोमीटर अंदर मनास तक जाता है और छोटे-छोटे जो स्टीमर है, अटलांटिक तट से
लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी पे पेरू में इक्विटास वहाँ तक चलाया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इन साउथ अमेरिका, जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस और बहुत इट इज़ लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो यहाँ पे जलमार्ग का बहुत ज़्यादा यूज़ और उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद आइए पराना पराग्वे जलमार्ग, इट इज़ आल्सो इन साउथ अमेरिका। ये भी दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख जल परिवहन प्रणाली है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। पराना पराग्वे, तो पराना पराग्वे है क्या, ये भी नदी का ही है नाम। तो ये नदी जो प्रणाली है, इट इज रिवर सिस्टम। इसमें रियो डिला लाटा यहाँ से होकर अटलांटिक महासागर में गिरता है और यहाँ भी बड़ा-बड़ा जहाज जो इंटरनल पार्ट तक पहुँचाया जाता है। पराना ये जो है पराना में लगभग 250 किलोमीटर अंदर तक सांता फे जो है, वहाँ तक समुद्री जहाज को चलाए जाते हैं। पराग्वे में छोटे-छोटे स्टीमर्स चलाए जाते हैं या पहुँचाए जाते हैं। तो ये एक्चुअली ये फर्टाइल एरिया है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसीलिए इसको यहाँ से आंतरिक भाग को अटलांटिक कोस्ट तक जोड़ दिया गया है इंटरनल वाटरवेज के द्वारा। अंदर में जो नदियाँ हैं वहाँ से अटलांटिक कोस्ट तक यानी अटलांटिक तट तक इसको जोड़ दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर इंटरनल वाटरवेज। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एयर ट्रांसपोर्ट। ऑल ऑफ यू माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो? ठीक है गर्ल्स, तो अभी हम लोग का वाटर बेस कंप्लीट हुआ। जो पढ़ाई होते जा रहा है आप लोग बुक को देखते जाओ और जिनके पास बुक नहीं है यू कैन डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे पीडीएफ फॉर्म में, सम स्टूडेंट्स वर सेइंग, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर खरीदे नहीं हो हार्ड कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़िए उसको, ठीक है? जिनके पास बुक नहीं है वो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लोगे, सॉफ्ट कॉपी वाला जो बुक है उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ो, ठीक है? कोशिश करो, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। यस तृप्ति। हाँ हाँ, सरस्वती पब्लिकेशन की बुक है, डी आर खुल्लर राइटर का नाम है। तो अगर ऑनलाइन अगर मान लो तुमको सॉफ्ट कॉपी डी आर खुल्लर का नहीं मिल रहा है तो एनसीईआरटी का मिल रहा है ना, एनसीईआरटी रीड करो तब तक के लिए। सॉफ्ट कॉपी में जो मिल रहा है यू रीड। ज्योग्राफी का देखो मिल रहा है हिंदी इंग्लिश बोथ। नीलम कुछ कहना चाहते हो? यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है गर्ल्स, तो आज तो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गए थे हम। एनीवेज ठीक है, तो विल डू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। और अच्छा एक चीज बताइए, हेलो? जो पढ़ाया जा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है गर्ल्स, तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, आई मीन इन द क्लास।